नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा सातवीं का पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है शब्द संपदा, जिसके लेखक है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। देखिए, सूर्य नारायण रणसुभे जी का जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा कर्नाटक में हुआ था। इनकी रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें हैं। इनकी अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन इनका उल्लेखनीय है। परिचय: डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक थे, अनुवादक थे, समीक्षक के रूप में यह जाने जाते हैं। प्रस्तुत जो निबंध है, इसके माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति और शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। देखो नीचे, यहाँ पर हम पाठ देखेंगे। इस पाठ में शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं, भाषा में शब्दों का महत्व किस तरीके से होता है, यह यहाँ हमें दिखाई देता है। देखो, आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सालों से या आदि मानव से अब तक आधुनिक मनुष्य तक हमें जो कि हमारा विकास है, इस विकास की यात्रा दिखाई देती है। इतिहास विषय में हमने यह देखा है और यह हमें पता भी है। यहाँ पर कहा गया है कि प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क जो है वह पूरी प्रगति और संस्कृति का मूल है। यह उत्तर अपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य ने प्रगति की है और इसलिए मनुष्य की मस्तिष्क ने भाषा की खोज की है। भाषा ही प्रगति की जड़ में है और दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास इस भाषा के कारण हुआ है। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन, जिसका अर्थ होता है कि भाषा देखो किस प्रकार होती है। यहाँ पर हम अगर देखें इस पाठ में, यहाँ पर एक एक लाइन जो है किस चीज़ से बनी है, एक एक शब्दों से बनी है। देखो, यहाँ पर हम एक लाइन देखेंगे। देखो, ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। यह जो लाइन है, इस लाइन में, इस पंक्ति में शब्द कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 शब्द है। 7 शब्दों की एक लाइन बनी है, एक पंक्ति बनी है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध क्या है? भाषा है। देखो, अगर हमारे मन में कुछ विचार चल रहे हो तो उस विचार को हम किसके माध्यम से लाते हैं? तो उन विचारों को हम भाषा के माध्यम से लाते हैं। हमारे मन में जो भाव होते हैं वह भाव हम भाषा के माध्यम से ही पूरे करते हैं, या भाषा के माध्यम से ही वह भाव हमारे मन में आते हैं। देखो, शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की और हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्यों को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्यों को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्यों को मनुष्यों से तोड़ते भी हैं। देखो, यहाँ पर कहा गया है कि शब्द बहुत विचित्र होते हैं। शब्दों की ताकत की और हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। देखो, यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि शब्दों की ताकत बड़ी होती है। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। कब ज्ञान से जोड़ते हैं? जब एकाध व्यक्ति या शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तब वह भाषा के माध्यम से ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। शब्द ही है मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते ही भी है और तोड़ते भी है। इसका मतलब ऐसा होता है, अगर हम एकाध व्यक्ति को अच्छी भाषा में बोले तो वह व्यक्ति हमसे जुड़ जाता है, या उस व्यक्ति के मन में हमारे प्रति भाव प्रेममय होते हैं। और अगर उसी व्यक्ति को हम भाषा के माध्यम से गालियाँ देते हैं
तो वह व्यक्ति हमसे टूट जाता है और उसी के साथ वह व्यक्ति हमसे कभी जुड़ नहीं सकता। आगे देखो, विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उसमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। देखो क्या कहा गया है, विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है। देखो हमारे यहाँ विज्ञान की दृष्टि से हर एक अक्षर का एक अर्थ है। जैसे हम सी बोलते हैं, सी लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है कार्बन, है ना। अक्षर, एक अक्षर है सी, लेकिन उसका शब्द बन जाता है कार्बन, है ना। और उसी के साथ यह जो मनुष्य है, यह मनुष्य उन अक्षरों को शब्दों का माध्यम देता है और जीवंत बना जाता है। हर एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, हर एक व्यक्ति का स्वभाव होने के बाद हर एक व्यक्ति का स्वभाव विभिन्न होता है ना। एक आध व्यक्ति बहुत गुस्सैल होता है, एक आध व्यक्ति बहुत शांत होता है ना। और उसी के साथ कुछ लोग कैसे होते हैं कि मनुष्य एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, गालियाँ देते हैं, अच्छे वाक्यों में नहीं बोलते हैं, है ना। और कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं कि वह व्यक्ति हर वक्त प्रेममय बोलते हैं, उनके वाणी में मिठास होती है। तो वह व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। और जो व्यक्ति गुस्सैल होते हैं, अच्छी भाषा में नहीं बोलते हैं, वह व्यक्ति मनुष्यों को तोड़ने का ही काम करते हैं। आगे देखो, कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वो रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ बहुत ही प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं, कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल जाएगा ही। ऐसा देखो, कई बार कुछ शब्द सुनकर हम रोने लगते हैं। देखो, अगर हमारी माँ ने हमें क्या कहा कि अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा नाम पापा को बता दूंगी, है ना। ऐसा कहने पर हम भयभीत होते हैं और हमारे आंखों से आंसू आते हैं, है ना। तो यह शब्द कैसे है, इन शब्दों पर हम रोते हैं, है ना। और कुछ शब्द कैसे होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। जैसे कि हमारी माँ हमसे प्रेममय वाक्य में बोलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारी माँ हमें लाडला बुलाती है ना, मेरा बच्चा, ऐसे शब्द में बोलती है तो वह शब्द हमें बहुत प्रिय होते हैं। उन शब्दों को हमें बार बार सुनना अच्छा लगता है। और कुछ शब्द कैसे होते हैं, निरर्थक होते हैं। जैसे हम देखो एक दूसरे को क्लास में गालियाँ देते हैं ना, ए नालायक, ए मूर्ख, ऐसा कहते हैं। ये शब्द कैसे है, निरर्थक है। बोलने पर भी इन शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं होता है। आया समझ में। और कुछ शब्द कैसे होते हैं जो हमें निष्क्रिय बना देते हैं। जैसे कहते हैं देखो कि तुम आगे चलकर कुछ भी नहीं बनने वाले, तुम आगे चलकर कुछ भी नहीं करोगे। तो यह शब्द कैसे है, हमें निष्क्रिय बना देते हैं, हमारे मन में उदासी भर देते हैं। देखो, न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की ज़रूरत होती है। ऐसा किसने कहा है, न्यूटन ने कहा है। और क्यों कहा है कि एक काम करने के लिए हमारे दिमाग में 90% हमें परिश्रम करना चाहिए, 5% उस काम में हमें बुद्धि लगानी चाहिए और 5% हमें इन दोनों के संयोग की ज़रूरत होती है।
लेकिन याद रखना चाहिए यह भी कि किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। देखो, न्यूटन ने यहाँ कहा है कि 90% कठोर परिश्रम से ही हम एकाध काम पूर्ण कर सकते हैं और हमें उन शब्दों को नहीं सुनना चाहिए जो शब्द हमें निष्क्रिय करेंगे, जो शब्द हमारे मन को टूट देंगे ऐसे जो शब्द है वह शब्द हमें नहीं सुनने हैं। आगे देखो, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। यह शब्द कौन सी भाषा के हैं? अंग्रेजी भाषा के हैं, लेकिन यह शब्द हम हर एक भाषा में इसका यूज़ कर लेते हैं। यह शब्द हर एक भाषा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो, कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ। वर्ष शब्द के वर्ष यह जो शब्द है संस्कृत का है, लेकिन गांठ जो शब्द है वह हिंदी का है। मांग पत्र, मांग यह जो शब्द है यह हिंदी का है और पत्र यह जो शब्द है यह संस्कृत का है। देखो, हिंदी अरबी भाषा से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, यह शब्द हमारी भाषा में आए हैं। देखो, अरबी, फारसी, अंग्रेजी में बीमा पॉलिसी आदि, इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। इसका मतलब यह है कि हमारी भाषा में बहुत सारी भाषाएं आती है। हमारी भाषा में हम बोलते बोलते अंग्रेज़ी भाषा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभी हम दूसरी भी भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं। वह जो शब्द है वह शब्द अलग भाषा से आते हैं, लेकिन कुछ शब्द जो हमारी मातृभाषा के होते हैं वह और भाषा में नहीं जाते। देखो, हमारे घर में माँ होती है, माँ को मराठी में हम आई बोलते हैं, है ना। तो आई यह जो शब्द है, आई शब्द हिंदी में नहीं जाता, तमिल में भी नहीं जाता, क्योंकि वह शब्द मातृभाषा का है और वह शब्द दूसरी भाषा में नहीं जा सकता। आगे देखो, शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशत नहीं है होते। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि।
अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। देखो, हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं और हर एक भाषा में माँ और पिताजी को हर एक वाक्य में बोलते हैं। जैसे मराठी में माँ को आई बोलते हैं और पिताजी को बाबा बोलते हैं। इस तरह हमें हमारी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह जो संस्कृति है यह हमारे संस्कार दिखाती है। आगे देखो, यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उसी कारण अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमें हानिकारक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश को भी जरूरत होती है और उसी के साथ शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। देखो, हमारी भाषा में, हर एक भाषा में एक शब्दकोश होता है। शब्दकोश किसे कहा जाता है? जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं, है ना। डिक्शनरी में क्या होता है? जिन शब्दों का अर्थ हमें पता नहीं होता, वो शब्द हमें डिक्शनरी में उसका अर्थ हमें मिल जाता है ना। और उसी तरह हमें क्या करना चाहिए? शब्दकोश लेना है और शब्दकोश का हर एक पन्ना हमें पढ़ना है हर रोज। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। देखो, इसीलिए हमें शब्द संपदा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? रोज एक शब्दकोश का पन्ना पढ़ना है। देखो, इसके बाद आपको यहाँ पर जो स्वाध्याय है यह स्वाध्याय करना है और उसी के साथ हमारा यह पाठ खत्म हो गया है।